नमस्कार। एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। एक लड़का क्लास 10th में था। उसने वैष्णो माता से प्रार्थना की कि हे मैया, यदि आप मुझे क्लास 10th में अच्छे नंबरों से पास करा देते हो तो मैं पैदल चलकर आपके दर्शन करने आऊंगा। और माता की ऐसी कृपा हुई कि कोविड के चलते एग्जाम हुए ही नहीं और बच्चा बिना एग्जाम दिए ही अच्छे नंबरों से पास हो गया, क्लास 11th में प्रमोट हो गया। यह लड़का दिल्ली का रहने वाला है, काफी हट्टा कट्टा है, वेट गेन किए हुए है, जिसने ज्यादा कभी पैदल चलकर देखा नहीं, पर प्रॉमिस कर दिया था तो प्रॉमिस को फुलफिल करना था। अदरवाइज मन में एक गिल्टी फीलिंग आ रही थी। बगल के ही एक मकान के अंकल पिछले साल वैष्णो देवी गए थे। उनके पास ये लड़का जाता है और पूछता है, अंकल दिल्ली से करीब करीब वैष्णो देवी कितनी दूर पड़ेगा? अंकल ने कहा कि बेटा ये आसपास पड़ेगा आपको 650। तो बच्चे ने कहा कि 650 मीटर। अंकल ने नहीं कहा बेटा नहीं, 650 तो बहुत कम दूरी होती है, वैष्णो देवी यहां से 650 किलोमीटर है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर 650 के पीछे मीटर लिखा होता तो बच्चा जाने की हिम्मत कर सकता था, लेकिन जब किलोमीटर लिखा है तो उसकी किलोमीटर देख के ही सांस फूल गई। अब वो जाएगा नहीं जाएगा, प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा, हमें नहीं पता। पर यहां से जो पॉइंट मैं कन्वे करना चाहता हूं वो ये है, जब भी कोई मेजरमेंट आप करते हो, उस मेजरमेंट के साथ जो नंबर लिखा है वो नंबर ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ लगी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आपका फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 में ये सब हम डिस्कस करेंगे और आपका टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया, एक ऐसा ही एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं और मैं काफी वेट उठा देता हूं, लगभग 120 के आसपास, तो वो 120 का महत्व जब तक नहीं है जब तक कि वो उसके आगे ग्राम या किलोग्राम नहीं लगाता। अगर ग्राम लगाता है तो इसका मतलब उसने कुछ वेट लिफ्टिंग अभी नहीं की है, और 120 किलोग्राम उठाता है इसका मतलब काफी उसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो नंबर के साथ, मेजरमेंट के साथ आपका जो यूनिट लगी है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है व्हाट इज नीड ऑफ यूनिट। तो हमने जो डिस्कस किया इसी से इस बात का आंसर निकलता है। अगर हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, अगर दो पहलवान हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक कहता है मैं 120 उठाता हूं, एक कहता है मैं 140 उठाता हूं, तो जब तक वो यूनिट नहीं लगाएंगे हमें जनरली तो लग रहा है कि ये वाला अच्छा पहलवान है, 140 उठाता है, ये 120 पे रहता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये 120 केजी है और वो 140 ग्राम है, तो फिर ये उससे बहुत ज्यादा अच्छा वेट लिफ्टर हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका नंबर है उसके साथ लगी हुई यूनिट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो यूनिट इंपॉर्टेंट है, यही यूनिट की जरूरत है। तो फर्स्ट सब टॉपिक का आंसर यही है। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं, क्या यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है? अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भैया इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो कोई अगर थोड़े से पुराने जमाने का व्यक्ति होगा तो वो इसकी लंबाई कैसे नापेगा? वो कहेगा भैया इसकी लंबाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वो व्यक्ति कह सकता है कि इस बोर्ड की लंबाई 10 हाथ है। तो क्या उसका यह स्टेटमेंट सही होगा? बोर्ड की लंबाई को हम 10 हाथ में रिपोर्ट कर सकते हैं? उसका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसी बोर्ड को एक छोटा बच्चा नापे तो उसके छोटे हाथ होंगे, ज्यादा हाथ आएंगे, वो 10 की जगह 12 हाथ कहेगा। अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हाइट काफी है, उसके हाथ भी थोड़े लंबे हैं, अगर वो नापेगा तो वो 9 में ही नाप देगा। तो कहने का मतलब 3 आंसर हो गए, 9 10 12। किसका सही माने? इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड तय करना जरूरी होता है। फॉर इंस्टांस, अगर मैं कह दूं कि ये लेंथ 1 मीटर है तो संसार भर में इसी लेंथ को 1 मीटर मानना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, नहीं तो आपका बहुत सारा ट्रेड और बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। यह आपका फर्स्ट एग्जांपल था किस चीज का, कि यूनिट्स का स्टैंडर्डाइजेशन क्यों चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड हो रहा है गेहूं का। ठीक है भैया, इंडिया ने 1000 केजी गेहूं भेजा और जो गेहूं का वेट नापने का पैरामीटर है इंडिया में वो ऐसा है कि भैया इस बर्तन के अंदर जितना गेहूं आएगा मैं उसको 1 केजी मानूंगा।
लेकिन जो यूके में नापने का बर्तन है वो उससे बड़ा है, तो यहां से आपने 1000 बर्तन भरकर भेजे, यहां जब पहुंचे तो वो 700 बर्तन ही भरे। इसका मतलब यूके ने कहा कि भैया हमारे यहां तो 700 केजी पहुंचा है, इंडिया कह रहा है हमने 1000 केजी भेजा है। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां पर है कि आपके जो वेट करने के पैमाने हैं वो अलग अलग हैं, आपने एक ही स्टैंडर्ड को नहीं चुना। आज जबकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में सबको इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के जो नापने के पैरामीटर हैं वो सेम ही यूज करने पड़ेंगे, उनका स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा। और ये जो स्टैंडर्ड तय करने का सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SI यूनिट्स। इसको आप हमेशा उल्टा पढ़ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस तरीके से पढ़ा जाता है। इस सिस्टम में क्या होगा, आपके सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, साइंटिस्ट बैठेंगे, और वो तय करेंगे कि कितनी लेंथ को 1 मीटर मानना है, कितने मास को 1 केजी मानना है, या फिर टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या हो। क्लियर है? ये सब बातें यहां पर तय होंगी। फॉर इंस्टांस, आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आपकी हो सकती है भैया मास, लेंथ और टाइम। मास को हम जनरली किस चीज में नापते हैं? मास को हम नापते हैं भैया केजी में भी नाप सकते हैं, ग्राम में भी नाप सकते हैं। आप मान लीजिए केजी में नाप रहे हैं। लेंथ को हम मीटर में नाप रहे हैं। टाइम को मान लीजिए सेकंड में नाप रहे हैं। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने डिस्कस करी। पर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्या होता ही है, इन 3 के अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर इंस्टांस स्पीड, फॉर इंस्टांस एक्सेलरेशन, फॉर इंस्टांस फोर्स, प्रेशर, चार्ज। अब यदि हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं और सबके लिए ये मैं यदि अलग अलग यूनिट तय कर लूं, तो फिर उन सारी यूनिट्स को याद करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या तय किया गया कि कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हों, जैसे कि ये तीनों हैं, ऐसी ऐसी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी यूनिट्स को तय कर लिया गया। और बाकी जो बची हुई फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स को इन्हीं के तालमेल से बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट्स। उन 26 अल्फाबेट्स को यूज करके ही हम सारे वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और सारे आपके पैराग्राफ और फिर एसे का भी फॉर्मेशन होता है। उन्हीं 26 अक्षर को आगे पीछे घुमाते रहते हैं। तो यहां पर जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसने 7 बेसिक यूनिट्स को चुना। उसने कहा कि हम 7 बेसिक यूनिट्स चुनेंगे और उन्हीं को आगे पीछे करके, जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके, जैसे भी बाकी सब की फिजिकल यूनिट्स निकाल लेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं कि 7 वो बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं। यहां लिख लेते हैं 7 बेसिक तो सबसे पहले तय करते हैं कि वो 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी जिनकी की यूनिट को हमने बेसिक यूनिट माना। उस यूनिट का नाम क्या था? नेम ऑफ यूनिट। और उसका सिंबल क्या था? सिंबल ऑफ यूनिट। आपकी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम मान सकते हैं लेंथ, सेकंड मान सकते हैं मास, थर्ड मान सकते हैं टाइम, फोर्थ मान सकते हैं टेम्परेचर,
फिफ्थ आपका करंट, सिक्स्थ आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवेंथ आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स को हमने 7 बेसिक यूनिट्स के रूप में कंसिडर किया है, और बाकी जो भी बच जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट हम इन्हीं 7 यूनिट से डिराइव करेंगे। इनके नाम देख लेते हैं। लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है केजी। टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, सिंबल है एस। टेम्परेचर को केल्विन में, सिंबल है के। करंट को एम्पियर में, सिंबल है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, सिंबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में और सिंबल है सीडी। अब इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से 6 का आइडिया आपको पिछली क्लासों की नॉलेज के आधार पर होगा। ये 6 के बारे में आपने सुन रखा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा अगर आपको कोई डाउट होगा तो 7th लिखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लीजिए एक तो ये बल्ब लगा है इस रूम में, आप इसकी तरफ देख रहे हैं, और एक बाहर सूरज है जो आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो किसको देखने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी? सूरज को, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसकी रोशनी तेज है। तो इंटेंसिटी को मापने का पैमाना ही आपका क्या होता है? कैंडेला होता है, और इसी का सिंबल क्या होता है? CD हम लिखते हैं। तो ये आपकी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और ये 7 बेसिक यूनिट्स हमने डिस्कस की। इसके अलावा बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ये बेसिक यूनिट 7 हैं, ऐसे डिराइव्ड यूनिट्स भी 10 20 ये कितनी भी हो सकती हैं। मैं एग्जांपल इसके ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको हम d/t लिख देते हैं। अब डिस्टेंस का यूनिट मुझे पता है मीटर, टाइम की यूनिट पता है सेकंड, ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज मीटर सेकंड इनवर्स। कहने का मतलब क्या हुआ? स्पीड एक और फिजिकल क्वांटिटी थी जिसकी यूनिट को हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उसी की फॉर्म में बना लिया। सेकंड डिस्कस कर सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीजें जो मैं यहां लिखूंगा उनका मतलब क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी यहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है v/t। वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम रहती है, बिकॉज स्पीड में क्या होता है कि कोई चीज कितनी तेज दौड़ रही है या भाग रही है उसका मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी के अंदर उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम रहती है, मीटर पर सेकंड। तो यहां पर वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और टाइम की हो गई सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -2। थर्ड आप देख सकते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट हमने ऑलरेडी निकाल ली, मास की हमें पता है, मास क्या होता है? किलोग्राम। ये आपका मास है, इसको मीटर से कंफ्यूज मत करना आप, ये मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया। फोर्थ आप डिस्कस कर सकते हैं प्रेशर की। प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स की हमने यूनिट ऑलरेडी निकाल ली है, उसको एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, केजी मीटर इनवर्स -2। ये आपका प्रेशर की यूनिट बन गई।
इसके अलावा भी यदि आप निकालना चाहें तो आप एक चार्ज की ओर निकाल लीजिए। चार्ज की बेसिक यूनिट्स के फॉर्म में चार्ज की यूनिट क्या होगी? वैसे तो हम बोल देते हैं कि चार्ज की यूनिट कूलम्ब है, पर यहां पे आपको कहीं कूलम्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर चार्ज की यूनिट को मुझे स्टैंडर्ड यूनिट्स, एसआई यूनिट्स में लिखना है, तब मैं कैसे करूंगा? तब उसको हमें लिखना पड़ेगा, चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। लेकिन क्योंकि करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो आप उसके अंदर टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो आपकी करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की होती है सेकंड, तो चार्ज की एसआई यूनिट होगी एम्पियर सेकंड। तो इस तरीके से हमने डिराइव्ड यूनिट्स के 5 एग्जांपल्स डिस्कस किए। अब 7 तो आपकी बेसिक यूनिट्स हो गई और बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। इसके अलावा भी आपकी 2 यूनिट्स ऐसी होती हैं जो ना तो डिराइव्ड यूनिट्स में लाई करती हैं और ना ही आपकी बेसिक यूनिट्स में। उन दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए 2 मोर यूनिट्स। टू मोर यूनिट्स में जो पहला है आपका वो क्या है? एंगल। एंगल आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी वो हम देखेंगे अभी। आप मान लीजिए एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस r है, एक और लाइन है उसकी डिस्टेंस भी r है। दे आर इंक्लाइंड एट डी थीटा एंगल। अगर आप ये मान लें ये दोनों लाइन एक सर्कल का पार्ट है जिसका की रेडियस r है, तो ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगी। आपने छोटी क्लासों में लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल के बीच का रिलेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। dl इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं लिख सकता हूं डी थीटा इक्वल टू डी एल अपॉन आर। आप ध्यान से देखें, जितनी ये लेंथ बड़ी होगी आर्क की उतना ही आपका एंगल भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से दो लाइंस आपस में कितनी इंक्लाइंड है उनको निकालने का ये फॉर्मूला है। इसी को हम एंगल बोलते हैं और इसी की यूनिट है रेडियन। अभी तक की छोटी क्लासों में आपने एंगल की जो यूनिट है उसको डिग्री के रूप में पढ़ा होगा। अब आपकी एक यूनिट और इंट्रोड्यूस की जा रही है जिसका नाम है रेडियन। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये दोनों जो लाइंस हैं ये ऐसे इंक्लाइंड होती, तब आपका डिग्री में कितना एंगल होता? ये आपका 90 डिग्री होता। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ दिस आर्क। ये लेंथ उस सर्कमफेरेंस की 1/4 है, तो दिस dl विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 4, दैट इज पाई r बाय 2। ये लेंथ ऑफ आर्क है। और आपको एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिवाइड करेंगे? r से। तो पाई r बाय 2 को हम किससे डिवाइड कर दें? r से r कट गया, पाई बाय 2। इसका मतलब जो चीज 90 डिग्री कहलाती थी अब वो पाई बाय 2 रेडियन कहलाएगी। ठीक है भैया। सिमिलरली अगर दो लाइंस के बीच का एंगल ऐसा होता, ये कंप्लीट एंगल होता, तो लेंथ ऑफ आर्क अब कितनी हो जाती? लेंथ ऑफ आर्क विल बी dl वुड हैव बीन पूरे सर्कमफेरेंस का आधा, 2 पाई r बाय 2, दैट इज पाई r। और अगर डी थीटा निकालना होता तो क्या होता? dl से हम r से डिवाइड कर, dl को r से डिवाइड कर देते तो पाई r बाय r, इट विल बी पाई। 180 डिग्री को हम कहेंगे पाई रेडियन। ये बात आपको अब याद रखनी है। हमने नई एक यूनिट इंट्रोड्यूस करी आज। तो 2 मोर यूनिट्स में आपका पहला फिजिकल क्वांटिटी एंगल थी, उसकी यूनिट क्या थी? रेडियन। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉलिड एंगल। यहां पर देखिए दो लाइन जो इंक्लाइंड थे एक दूसरे पर, ये 2 डायमेंशंस में ही सारा सिस्टम था। अब 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हैं। आप मान लीजिए एक स्फीयर है आपके पास, इस स्फीयर के ऊपर यहां एक पैच है, उस पैच से
मैंने बहुत सारी लाइन सेंटर में मिला दी चारों तरफ से पैच से, तो ये जो रेडियस है इस स्फीयर का वो तो r है और पैच का एरिया है वो dA है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, सेंटर से बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं जो पैच पे जाकर मिल रही हैं, पैच की सर्कमफेरेंस पे। तो जो बीच का जो स्पेस बन गया उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अगर आप इसकी और ज्यादा फील लेना चाहें तो ये देखिए, जैसे ये स्फीयर है आपका, इस स्फीयर पे मैंने पैच बना दिया। आप इमेजिन करिए कि इस पैच के सर्कमफेरेंस से हर लाइन को मैं इसके सेंटर पे ज्वाइन कर दूं, तो आपको एक ऐसा कोन बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और उस कोन के बीच में जो एक स्पेस है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है भैया, तो आपका ये जो है इसके बीच में स्पेस, यहां 3 डायमेंशन में जो है इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ओमेगा। जैसे यहां पर डी थीटा से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर एंगल को हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर डी ओमेगा का फॉर्मूला बनता है DA/r²। जितना ज्यादा पैच का एरिया होगा उतना ज्यादा बीच में आपके वो स्पेस होगा, उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो एरिया ज्यादा तो सॉलिड एंगल भी ज्यादा। ये आपका हुआ सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट क्या हुई, स्टीरेडियन। आपको याद रखना है ये क्या है, स्टीरेडियन है, ये रेडियन था। तो इस तरीके से हमने आज आपको 2 नई यूनिट्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करी। एक थी जिसमें हमें 2 लाइंस के बीच का इंक्लिनेशन एंगल निकालना था, और एक था आपका जिसमें हमें सॉलिड एंगल निकालना था। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स। ये देखिए, ये यूनिट्स के 2 अलग अलग सिस्टम हैं। एसआई यूनिट में हम क्या करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सीजीएस यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में, इसको मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। अब ये बताइए, आप जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसको 2 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्यों मेजर कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप मान लीजिए केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वहां पर आपका जो सोल्ट का मास है वो 1 ग्राम है। सोल्ट का मास आपका 1 ग्राम है। अगर उस मास को आप केजी में रिपोर्ट करोगे, या तो आप लिखोगे 1/1000 ग्राम, या फिर आप लिखोगे 1/1000 किलोग्राम, या आप लिखोगे 10⁻³ किलोग्राम। तो जब तक आपका जो मेजरमेंट्स आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो उसको किलोग्राम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको लिखना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हम यहां पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को यूज करते हैं बजाय कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड को। ठीक है, यही आपका मेन रीजन होता है सीजीएस यूनिट्स यूज करने का। अगर आप यहां पर भी एसआई यूनिट यूज करते तो ये सारा इनकन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए हम यहां पर सीजीएस यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। तो इस क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया। एक तो यूनिट्स की नीड क्या है, यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करने की क्या जरूरत है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है, 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं, डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल कौन से हैं, 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स रेडियन और स्टीरेडियन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा कि एसआई और सीजीएस यूनिट को अलग अलग तरीके से यूज करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में किए। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, फीडबैक देते रहिए। वी विल ट्राई टू इंप्रूव अपॉन। अगर लगता है आपको कि यहां पे आप सुधार कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली विल बी वेरी हैप्पी टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू वेरी मच।